हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक बाह्य सेवाएं यानी आउटसोर्सिंग सर्विसेज। मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट एज में बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ डिजिटल फैसिलिटीज़, बिज़नेस का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है। इसकी लिमिटेशंस जो है वो कम हो चुकी हैं। जहाँ एक ट्रेडर लोकल, प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पे अपने गुड्स को परचेस सेल कर पाता था, या फिर बहुत ही रेयर केसेस में इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर पाता था, अब बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल्स, ट्रेडर अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है एंड परचेजिंग एंड सेलिंग कर सकता है। तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना पड़े। ठीक है, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट में ग्लोबल मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स से कॉम्पीट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का जो वर्क है उसमें मैन्युफैक्चरर का मेन जो वर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्राइसिंग पर स्पेशल अटेंशन पे करना और स्पेशलाइजेशन को अचीव करना इन प्रोडक्शन वर्क। बट प्रोडक्शन वर्क, मैन्युफैक्चरिंग वर्क काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड अलॉन्ग विथ दिस इम्पॉर्टेंट वर्क देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन इट। यानी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, उससे अलावा भी रहती हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट करना, एडवर्टीज़मेंट करना प्रोडक्ट का, कुरियर सर्विसेज पर स्पेशल अटेंशन पे करना, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी क्यूरीज़ को सेटिस्फाई करना एंड सो ऑन। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्शन वर्क। तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसिंग, ये चीज़ जो है समटाइम्स उसको उतना टाइम नहीं दे पाता है मैन्युफैक्चरर जितना कि इवन देना चाहिए। सो आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो हैं ये कॉन्सेप्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अराइज हुआ। ओके, टू आउटसोर्सिंग सर्विसेज मैन्युफैक्चरर जो है नॉट सो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, यानी इम्पॉर्टेंट तो है बट उतनी नहीं जितना कि प्रोडक्शन है। ओके, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरर उन एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म करने की प्लेस पर आउटसोर्सर से सर्विसेज हायर कर सकता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है कि जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी इम्पॉर्टेंस रखती है, बट अगर मैन्युफैक्चरर खुद उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे तो वो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर सकता है। ओके, मान लो जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहे कि मैं प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग खुद ही कर लूँ, तो क्या उसके पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे? क्या उसके पास उतना स्पेशलाइजेशन होगा? यानी उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए एक स्पेशल ब्रांच ओपन करनी पड़ेगी, सारे इक्विपमेंट, सारे टूल्स एक्वायर करने होंगे एंड अलॉन्ग विथ ऑल दिस स्किल्ड एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी एंड मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होगी, बिकॉज उसमें काफ़ी सारा मनी जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हो सकता है कि उतना बेनिफिट मिले भी नहीं। उसकी प्लेस पर अगर मैन्युफैक्चरर चाहे तो वो आउटसाइडर से यानी किसी एड एजेंसी से इंफॉर्मेशन अवेल करवा के एडवर्टीज़मेंट उनके थ्रू भी करवा सकता है। इससे क्या होगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक अलग डिपार्टमेंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ना ही उसको थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, ना ही वो टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह परचेस करने की नीड होगी एंड इवन ट्रेंड और स्पेशलाइज्ड
एम्प्लॉयज़ भी अलग से रखने की या उन्हें हमेशा सैलरी देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। कुछ फीस या कुछ अमाउंट पे करके कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट की डिटेल अवेल करवा के एड एजेंसी को एड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, जिससे जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है वो अपने बेस्ट इक्विपमेंट्स, अपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ एंड बेस्ट एफर्ट्स के साथ में बेस्ट एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो स्पेशलाइजेशन को आपने अचीव कर लिया उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। सेकंड थिंग, आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड थिंग, आपको एडवर्टाइजमेंट पर स्पेशल अटेंशन या इवन अटेंशन पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज़ ये वर्क आउटसोर्सर के थ्रू होगा। उतना पूरा टाइम जो है आपका वो सेव हो जाएगा, जिसे आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे आपके प्रोडक्शन वर्क पर। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा मीनिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज का। ठीक है, ये वो सर्विसेज हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आउटसाइडर्स से ली जाती है। ओके, सो दैट स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अवेल हो पाए। इन्हें BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी बोला जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम बाह्य सेवाओं की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ बाहरी व्यक्तियों से सेवाएं प्राप्त करना, सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइडर्स। बाह्य सेवाएं यानी आउटसोर्सिंग सर्विसेज, बाय इट्स नेम वी कैन गेट इट्स मीनिंग, इट्स क्वालिटी, बिकॉज ऑब्वियसली बाह्य सेवाएं हैं मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहरी कोई इंस्टीट्यूशन या किसी पर्सन या एजेंसी से इसमें सर्विसेज हायर की जाती है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद अनुबंध के आधार पर सेवाएं, सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जनरली ये जो सर्विसेज हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रिसीव की जाती है, प्राप्त की जाती हैं। कंपनी के थ्रू जिस भी एजेंसी को कोई वर्क, स्पेशल वर्क कंडक्ट करने के लिए साइन किया जाता है, तो सर्विसेज से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करके उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एंड उस अकॉर्डिंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज जो हैं वो ली जाती हैं। नेक्स्ट है इसके बाद पॉइंट, कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, फॉर नॉन कोर एक्टिविटीज़। तो मैंने अभी मीनिंग के टाइम भी समझाया था। जनरली कंपनी का जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये सब उसके मेन वर्क होते हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज़ जो इम्पॉर्टेंट तो है बट लेस इम्पॉर्टेंस रखती है एज़ कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, तो ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जनरली आउटसोर्सिंग सर्विसेज हायर की जाती हैं। लाइक मान लो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो वो कार के इंजन को मैन्युफैक्चर करने का वर्क किसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी को नहीं देगी। ओके, बिकॉज वो ही तो मेन थिंग है जो कंपनी को पहचान दिलाती है या कंपनी की आइडेंटिटी को क्रिएट करती है, उसकी गुडविल को क्रिएट करती है। ओके, सो ऑब्वियसली एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अपने कार का प्रोडक्शन खुद करेगी, बट दूसरी एक्टिविटीज़ लाइक मशीनरीज़ का मेंटेनेंस करना या एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करना या आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब एक्टिविटीज़ के लिए आउटसोर्सर्स की हेल्प ले सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देन कार्य का की गुणवत्ता प्रमुख, क्वालिटी कॉन्शियस। ओके, आउटसोर्सिंग सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब एक्टिविटी की क्वालिटी को मेंटेन रखना। आउटसोर्सिंग सर्विसेज का सबसे बड़ा बेनिफिट भी इवन यही है कि जब प्रोड्यूसर अपना पूरा स्पेशल अटेंशन प्रोडक्शन वर्क, मैन्युफैक्चरिंग वर्क एंड प्रोडक्ट पे लगाता है, तो ऐसे ही जब वो आउटसोर्सर्स को हायर करता है तो हर एक आउटसोर्सर
जो है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे में ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज के थ्रू भी स्पेशलाइज सर्विसेज ही मिलती है। क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, कार्य में विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन इन वर्क। आउटसोर्सर जो हैं, ये एजेंसीज अपने पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जनरली एक ही टाइप का वर्क करते हैं। जैसे एड एजेंसी होगी तो वो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट बनाने का वर्क करेगी, कुरियर एजेंसी है तो वो सिर्फ कुरियर को सप्लाई करने का वर्क करेगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है तो वो सिर्फ फाइनेंस में डील करेंगे। ओके, यानी पर्टिकुलरली किसी एक स्पेशल वर्क को ही कंडक्ट करते हैं और उसमें उन्हें स्पेशलाइजेशन अचीव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, व्यवसाय के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। जनरली आउटसोर्सिंग सर्विसेज का यूज़ जो है वो बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है और इसके थ्रू बिज़नेस का डेवलपमेंट भी हम अचीव कर सकते हैं ईजीली, बिकॉज़ बिज़नेस जो है वो अपनी मेन एक्टिविटी पे स्पेशल अटेंशन पे करता है और बाकी एक्टिविटीज़ भी स्पेशलाइज्ड वे में ही कंडक्ट होती है, तो ऑब्वियसली बिज़नेस का डेवलपमेंट होगा ही। ओके, सो यहाँ हमारा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।